हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में इतिहास का अर्थ, परिभाषा और लेखन कला के आधार पर इतिहास का विभाजन 3 भागों में देखा था। कुछ बेसिक्स जो हमारी हिस्ट्री के हैं वो हमें जान लेना चाहिए ताकि हमें आगे की क्लासों में शर्मिंदा ना होना पड़े। अन्यथा बच्चे ऐसे होते हैं पीजी तक चले जाते हैं, फाइनल्स एमए फाइनल कर लेते हैं, उसके बावजूद भी वो ईसा पूर्व, ईस्वी सन, विक्रम संवत, शक संवत और अन्य महत्वपूर्ण संवत या सन जो होती हैं उनसे अनभिज्ञ रहते हैं और वो मजाक का पात्र बन जाते हैं। तो हमें इस तरीके से हमारी जो बेसिक्स हैं उनको मजबूत करना है और इसीलिए आपको बेसिकली ये बातें बताई जाती हैं। हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं, कोई आपको ये पूछ ले इतिहास के पिता कौन हैं, तो इनके ऊपर भी हम छोटी सी चर्चा भी करेंगे। आपसे कोई पूछे कि हु इज़ द फादर ऑफ हिस्ट्री, तो आप बताएंगे हेरोडोटस, यूनानी थे, इतिहास के पिता के रूप में जाने जाते हैं और ये 5वीं सदी ईसा पूर्व है, यानी इतिहास आज से लगभग 2500 साल पुराना है। 500 ईसा पूर्व जो है, ईसा पूर्व में जो भी चीज़ होती है उसको आज के ईस्वी सन में, जैसे आज से पूछ रहे हैं तो आज वाला प्लस ईसा पूर्व में कितना है उन दोनों को ऐड कर देंगे आप, तो आपकी टोटल जो है लंबाई है वर्षों की वो आ जाएगी। तो जैसे आज 2020 है तो उसमें आप लगभग जैसे हिस्ट्री जो लिखी गई वो 450 के आसपास लिखी गई ईसा पूर्व में, तो आप उसको जोड़ दें ऐसे तो 450 को इसमें आज जब जोड़ देंगे तो 50 साल वो हो गए और 20 ये हो गए 70 और 2470, ऐसे इस तरीके से आप कर लेंगे। तो लगभग आप ये मान के चलें मोटे मोटे तौर पे 500 साल, पौने 500 साल के आसपास हिस्ट्री है वो पुरानी है। और हिस्ट्री के जनक हेरोडोटस हैं जो यूनानी थे, और हेरोडोटस ने जो बुक लिखी थी उसका नाम हिस्टोरिका था, जो इतिहास की पहली पुस्तक है। और इसके बाद में वैसे अगर आपको ये पूछा जाए कि हिस्ट्री की वैज्ञानिक अर्थ में अर्थात वास्तविक अर्थों में, सही अर्थों में, चूँकि इतिहास जो लेखन होता है उसमें घटना का निरूपण जो होता है वो वस्तुनिष्ठ होकर लिखा जाता है, उसमें राग द्वेष नहीं होता है, उसमें किसी समाज, धर्म या युग का परसेप्शन नहीं होना चाहिए, बल्कि जैसी सूचना होती है उस सूचना को उसी स्वरूप में, जिस रूप में घटना घटित हुई थी, हमें प्रतिपादित करना चाहिए। और इसी को इतिहास की वस्तुनिष्ठता या ओरिजिनलिटी बोलते हैं, जो इतिहास में एक बड़ी समस्या भी है और चुनौती भी है। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि इतिहास लेखन में जो भी चीज़ें होती हैं वो सब यथोचित हों, जैसा घटित हुआ वैसा ही। यही इतिहास का अर्थ भी है कि दस इट वाज, ऐसा था, कैसा, जैसा हम पढ़ रहे हैं। तो हिस्टोरिका जो है वो हिस्ट्री की पहली बुक थी। और उसके बाद में वैज्ञानिक अर्थों में जो बुक लिखी गई वो थ्यूसिडाइडिस नामक जो व्यक्ति था जिसने हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियस वार नामक पुस्तक लिखी थी। और हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियस वार जो है वो हिस्ट्री की पहली साइंटिफिक बुक मानी जाती है। तो ये यहाँ पर एक आपको थोड़ी ध्यान में रखने वाली बात है। इसके बाद में जो अगली बात इम्पोर्टेंट होती है वो हमारे समय की होती है, कालक्रम की होती है कि भाई अमुक घटना कितनी पुरानी हुई, आज से कितने साल पहले की है। तो ऐसे हमारे जहन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। कई बार हमारी ऐसी स्थिति हो जाती है कि हम उसका सही डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते। जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई घटना है वो 322 ईसा पूर्व की है और उसी समय कोई घटना 322 ईस्वी की है, तो हमारे लिए चुनौती हो जाती है कि 322 ईसा पूर्व कब का है और 322 ईस्वी कब का है। 322 ईसा पूर्व की हम बात करते हैं तो इतिहास में ये तिथि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने की तिथि है। 322 ईसा पूर्व है, जो ईसा के जन्म से 322 साल पहले की घटना है। और इसकी जो लेंथ है आज के सापेक्ष हम देखें तो 2020 प्लस 322 आप इसमें कर देंगे तो ये जितना भी आपका 2300 और समथिंग जितना भी होता है वो हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य है वो लगभग 2350 साल पहले हुआ था आज से, यानी 2000 और 340 प्लस जो जितना भी समय निकलता है आपका 42 जो होगा वो देख लेंगे आप। और 322 ईस्वी की अगर हम बात करते हैं तो वो कितनी पुरानी है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि 322 ईस्वी जो है इसमें क्या होगा, ईस्वी का मतलब हुआ कि ईसा के जन्म के 322 साल बाद में, तो
हमें पता है चंद्रगुप्त प्रथम राजा बना था 319 में और 335 तक राजा रहा। तो 319 के बाद में 20, 21 और 22। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो गुप्त सम्राट था गुप्त वंश का, उसके द्वारा शासन की तीसरा वर्ष जो है वो था। अब इन दोनों घटनाओं के बीच में कितना अंतर आपको पता होना चाहिए। 322 तो ईस्वी के हैं और 322 ईसा पूर्व के। तो एक ईसा के पहले का है, एक ईसा के बाद का है, दोनों के बीच में गैप है 644 साल का। अगर हम ईसा पूर्व ईस्वी सन को ढंग से नहीं देखें तो 644 साल झूठ हमें ढोनी पड़ सकती है। ये हमारे लिए कुछ दुखद बात है, इसलिए हमें इस मामले में पूरी तरीके से पाक साफ होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कुछ भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण संवत की या सन की, जो आप इस वीडियो में देख रहे हो। पहली संवत हम डिस्कस करेंगे कलिंग संवत। कली संवत लिखा है ऊपर, सबसे ऊपर आप देखेंगे 3102 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना हुई थी, जिसका उल्लेख आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम में किया। गुप्त वंश के एक सम्राट थे चंद्रगुप्त द्वितीय, और उनके समकालीन आर्यभट्ट को माना गया है मोटे मोटे तौर पर। और आर्यभट्ट का हालांकि वैसे टाइम थोड़ा सस्पेक्टेड ही है, लेकिन मोटे मोटे तौर पे हम मान सकते हैं कि ये गुप्त काल में इसी शासक के समकालीन रहा था। आर्यभट्ट ने गणित के ऊपर एक बहुत शानदार किताब लिखी, एक ग्रंथ लिखा आर्यभट्टियम, जिसमें गोलपाद, 10 गीतिकापाद ऐसे कुछ जो हैं लघु ग्रंथ भी हैं। और ये बहुत बेहतरीन गणितज्ञ थे। इन्हीं के नाम पर 1975 में भारत ने प्रथम कृत्रिम उपग्रह है वो अंतरिक्ष में लॉन्च किया था, और इन्होंने पाई के मान का आविष्कार किया। 22/7 3.14 जनरेशन है। इन्होंने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला। इन्होंने सूर्यग्रहण चंद्रग्रहण का कारण जो है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का जो परिक्रमण है उसको बताया। तो ये बहुत लेजेंडरी एस्ट्रोलॉजिस्ट थे और बहुत ही अच्छे मैथमेटिशियन भी थे। इन्होंने बुक लिखी थी और इसमें इन्होंने इसका उल्लेख किया, यानी 3102 ईसा पूर्व। इसका मतलब है आज कितना है 2020, तो जोड़ दो 2020 प्लस 3102 को आप जोड़ेंगे तो ये लगभग 5000 से ऊपर के वर्ष जो हैं इसमें आ जाएंगे। तो 5000 साल से भी ज़्यादा पुरानी संवत है जो हमारी कली या कलिंग संवत है। इसके बाद में एक सप्तऋषि संवत है जो 3076 ईसा पूर्व में स्थापित हुई मानी गई है, और इसका उल्लेख 11वीं सदी के दर्पण के रूप में चर्चित पुस्तक है तहकीक हिंद या किताबुल हिंद, जो अरबी लेखक अलबरूनी ने लिखी थी, जो महमूद गजनवी की सेनाओं के साथ भारत आए थे। और महमूद गजनवी की सेनाओं के साथ भारत आने वाले इस भूगोलवेता अलबरूनी के द्वारा ये जो है इसमें डिफाइन किया गया है। इसके बाद में अगली जो संवत हमारी बहुत इम्पोर्टेंट है, परीक्षा के लिहाज से भी बेहद इम्पोर्टेंट है, वो है विक्रम संवत या मालव संवत। मालव गण के राजा विक्रमादित्य द्वारा इस संवत की स्थापना 57 ईसा पूर्व में की गई थी। अपने राज्याभिषेक के समय और शकों के ऊपर जीत के उपलक्ष्य में इन्होंने 57 ईसा पूर्व में इस संवत की स्थापना की, और ये संवत आज हमारे हिंदी महीनों में चलती है और हम विक्रम संवत मनाते हैं। इससे हमारे नववर्ष का आगाज़ होता है। इस दिन चंद्रमा की कलाएं बेहतरीन होती हैं और बसंत ऋतु का प्रस्फुटन होता है, और हमारे साग सब्जियों में, फल फूलों में एक बेहतरीन आभा होती है। और इसमें भगवान राम का राज्याभिषेक और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जुड़ी हुई हैं जिनका ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। बावजूद इसके विक्रम संवत का जो हम स्टैटिकल आंकड़ा है वो हम देखते हैं कि 57 ईसा पूर्व में इसको विक्रमादित्य नामक राजा ने स्थापित किया था। अब इसको हम कैसे निकालते हैं, आज क्या है भाई, आज विक्रम संवत कौन सी है? तो सबसे पहले आज ईस्वी में क्या है वो जोड़ लो आप। तो ईस्वी में यानी ईसा मसीह जो हैं, जो ईसाई धर्म के जनक माने जाते हैं, उनका जन्म है वो आइडियली 0 माना जाता है। हालांकि 4 BC है, लेकिन कैलकुलेशन में हम उनको 0 मानते हैं। उनके जन्म के बाद में जो भी घटनाएं हुई वो ईस्वी में है, और उनके जन्म के पहले की घटनाएं ईसा पूर्व में। आज 2020 है। ईसा पूर्व में जितना भी होता है वो दूसरी साइड होता है, तो हम उसको जोड़ लेते हैं। तो 57 उस साइड में है, तो आप 2020 प्लस 57 जोड़ दो, तो फिर आपका विक्रम संवत आ जाएगा। तो आज जो हमारा है 2077 विक्रम संवत है,
और तो ईस्वी में 57 जोड़ते ही विक्रम संवत आएगा। ये जैसे फार्मूला यहाँ पे मैंने दिखाया रखा है। और अगर आपको विक्रम संवत दिया है ईस्वी पूछ रहा है तो आप 57 माइनस कर देंगे, तो इससे टोटल जो है वो आपकी लाइन निकल जाएगी। जैसे कि आपने अपने घर वालों से सुना होगा छप्पनिया अकाल, एक छप्पनिया अकाल था। और छप्पनिया अकाल वो था जिसमें लोगों की बहुत ही ख़राब स्थितियाँ हुई थी, और उसे बचने के लिए लोगों ने बहुत जाटी जो हैं हमारी, जिनको खेजड़ी बोलते हैं, समी बोलते हैं, उनका जो ऊपर का जो होता है कैम्बियम वगैरह जिसको हम छोटा बोलते हैं, उसको भी पीस करके उन लोगों ने खाया था। और इस तरीके से बहुत ही खतरनाक वाला काल था। तो वो कब था? वो विक्रम संवत में था। तो 1956 विक्रम संवत है, आपको ईस्वी निकालना है तो -57 कर दो। 1899 इस समय भारत में अंग्रेज़ों का राज था और भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे, और इस समय बहुत भयंकर अकाल पड़ा था और उसे संभाल नहीं पाए थे लोग। ऐसा ही हमारा एक शक संवत भी है जिसको हम राष्ट्रीय संवत के रूप में मानते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कैलेंडर इसके द्वारा जो है रोटेट होता है। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, 78 ईस्वी में इस संवत की स्थापना कनिष्क नामक कुषाण वंशीय राजा ने अपने राज्याभिषेक के अवसर पर की। लेकिन इस संवत को पॉपुलर बनाने का काम शकों के द्वारा किया गया, इसलिए इसे शक संवत के रूप में जाना जाता है। शक संवत जो है उसमें क्या है फार्मूला, क्योंकि ये ईस्वी की साइड में है, तो जब 78 था उस समय इसको स्थापित किया गया, तो 79 में 1 साल का हो गया, 79 में 2 साल का हो गया, और 2020 में कितने साल का हो गया? तो जैसे मान लो 78 में स्थापित हुआ और 80 में 2 साल का हो गया। क्यों? 78 के बाद में 79 में 1 साल, 80 में 2 साल। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि 80 - 2 बराबर 78, ठीक है ना। तो इसी तरीके से इसमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो जो भी ईस्वी सन होगा उसमें से आप -78 कर देंगे, और -78 करते ही आपको शक संवत मिल जाएगी। तो आज अगर आपके 2020 है तो इसमें से -78 कर दो आप, ठीक है ना। -78 करते ही आपका जो है क्या आ जाएगा, शक संवत, या जिसको हम साके बोलते हैं, वो आ जाएगा, ठीक है। इसमें कोई बहुत विशेष नहीं है। और ईस्वी दिया हो, शक दिया और ईस्वी पूछ रहा हो तो 78 प्लस कर देंगे, विक्रम का उल्टा हो जाएगा। उसके बाद में भी कुछ संवत आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। कलचुरी संवत है 248 में, कलचुरी मध्य प्रदेश में है, यहाँ इसकी स्थापना की गई, इसलिए इसे कलचुरी संवत कहते हैं। इसके बाद में गुप्त संवत है जो आगे आपके खूब आएगी काम। यहाँ 39 आपको दिख रहा है, लेकिन PDF जो मैंने भेजा उसको थोड़ा सा आप जूम करके देखेंगे तो 319 है, ये 319 है। 319 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। ऐसे ही जो है हर्ष संवत है जो 606 में हर्ष के राज्याभिषेक के अवसर पर थी। इसी प्रकार से इलाही संवत है जो 1583 में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने स्थापित की थी। खैर ये बातें मैंने आपको बताई हैं। इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बात है वो हमारी शक संवत और विक्रम संवत की याद रखना। आप पूरा वीडियो ढंग से सुन लेना। कोई प्रॉब्लम आपको इससे संबंधित हो तो आप मुझसे इसका क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो। अब एक बात है, इतिहास क्या है, तथ्य प्लस व्याख्या दोनों के सहयोग से बनता है। तो तथ्य का मतलब क्या होता है? तथ्य का मतलब होता है कि जो भी सूचना आपको मिल रही है, चाहे साहित्य से मिल रही है, चाहे पुरातात्विक स्रोत से मिल रही है, उसको हम तथ्य बोलते हैं और फिर हम उसकी व्याख्या करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको शाहजहाँ के बारे में लिखना है, तो शाहजहाँ के बारे में इनायत खां की शाहजहाँनामा एक ग्रंथ है उस समय का, अब्दुल हमीद लाहौरी का पादशाहनामा ग्रंथ है, ठीक है ना। तो जितने भी इन्फॉर्मेशन जो है लिटरेचर के थ्रू मिलती हैं, वो भी एक उसमें फैक्ट होता है। जिस वो इन्फॉर्मेशन जो या सूचना होती है उसको हम तथ्य बोलते हैं। कुछ सूचनाएं ऐसी होती हैं जो पुरातात्विक रूप में है, जैसे कि लाल किला है, ताजमहल है, ये शाहजहाँ के। तो आप ताजमहल के सामने खड़े हो जाएंगे तो वहाँ पर आप इतिहासकार हैं और ताजमहल तथ्य है पुरातात्विक स्रोत के रूप में। तो उसकी फिर आप व्याख्या करेंगे कि ये है, वो है, इसने बनाया है। उसके लिए आप अभिलेख पढ़ेंगे, थोड़ा वहाँ की और जानकारियाँ जुटाएंगे और फिर आप उसकी व्याख्या करेंगे कि ये ताजमहल है, शाहजहाँ ने बनाया, 1631 से लेकर 53 के बीच में बना, कुल 22 साल, 9 करोड़ रुपए लगे और 20,000 मजदूर लगे, 22 साल का समय लगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप इसके अंदर डिस्क्राइब करेंगे। तो इस तरीके से केवल ताजमहल एक तथ्य हुआ और उसका एक्सप्लेनेशन आपने दिया, वो इसकी व्याख्या हुई। और तथ्य की व्याख्या होते ही इतिहास बनता है।
कहने का मतलब कोई भी चीज़ खुद नहीं बोलती है। सूचनाएं जो भी होती हैं, वो भी इन्फॉर्मेशन जो होती हैं, जो चाहे साहित्य से मिले चाहे पुरातात्विक स्रोत से मिले, वो तथ्य होती हैं और उनकी एक्सप्लेनेशन अर्थात व्याख्या होती है। उसके बाद में इतिहास बनता है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। किसी का सिक्का देखेंगे, फिर आप सिक्के का वर्णन करेंगे, तो सिक्का तथ्य है, उसका वर्णन व्याख्या है। कोई बुक पढ़ेंगे, उसमें कोई इन्फॉर्मेशन है, फिर उस इन्फॉर्मेशन का आप डिस्क्रिप्शन में देंगे। जैसे कि पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके मार डाला, तो फिर आप उसकी व्याख्या करेंगे कि पानीपत का युद्ध यहाँ हुआ, इस तारीख को हुआ, ये कारण थे, इसने मदद की, ये परिणाम निकले। दिस इज़ द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ योर फैक्ट्स एंड दैट इज़ द रियल हिस्ट्री। ओके, स्टे ट्यून्ड, कहीं नहीं जाइएगा, हम फिर मिलेंगे एक वीडियो में। तब तक के लिए सबको नमस्कार और पढ़ते रहिएगा, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जब तक सरकार आपको कोई आदेश नहीं दे दे कॉलेज आने का, तब तक बेवजह कॉलेज में नहीं आए, मार्केट में नहीं जाएं, सामुदायिक कार्यक्रम में भाग नहीं लें। अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने घर वालों को समझाएं, इसकी सूचना सबको दें, जागृति फैलाएं। धन्यवाद।